गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अविगर। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से। आज इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स का सबसे इजी टॉपिक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक इन थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही बार राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, मत्स्य यूनिवर्सिटी, राज ऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है राजस्थान यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन मत्स्य यूनिवर्सिटी में रिपीट होते हैं, इसलिए मत्स्य यूनिवर्सिटी के अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ आरयू के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के हैं उन्हें स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर उनकी प्रैक्टिस करके जाना है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो, केस हम लोगों ने जब से विस्कस स्टार्ट करी है 2 केस पढ़े हैं। फर्स्ट केस था आप लोगों के पास स्टडी, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट केस था स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो विद कांस्टेंट फ्लूइड प्रॉपर्टीज। ठीक है, सेकंड केस था अनस्टडी, सेकंड केस था अनस्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो विद कांस्टेंट फ्लूइड प्रॉपर्टीज। ठीक है, आज स्टूडेंट्स हम लोग थर्ड केस स्टार्ट कर रहे हैं, स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो विद सक्शन एंड इंजेक्शन ऑन द बाउंड्रीज। ठीक है, केस थर्ड है यह आज आप लोगों का। केस फर्स्ट और केस सेकंड के लेक्चर आप लोग ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से। ठीक है, अब आप सोचोगे हमें पता कैसे लगेगा कौन सा लेक्चर केस फर्स्ट का है और कौन सा केस सेकंड का। तो जब आप लोग उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को वहाँ पर दिख जाएगा, मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये लेक्चर केस फर्स्ट का है या फिर केस सेकंड का। ठीक है, केस सेकंड के ज़्यादा टॉपिक नहीं थे, सिर्फ 3 ही टॉपिक थे केस सेकंड में। तो इस लेक्चर से जस्ट प्रीवियस 3 लेक्चर केस सेकंड के हैं और उससे पहले के जितने भी लेक्चर हैं वो सभी केस फर्स्ट के हैं। ठीक है, तो देखो केस थर्ड में हम लोगों ने स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो की बात करी है। तो पहली बात, स्टडी का मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है, क्या होता है स्टडी का मतलब होता है डेल बाय डेल टी इज इक्वल टू 0, यानी कि फ्लूइड की जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहती हैं, चेंज नहीं होती हैं। चेंज नहीं होती हैं तभी तो डेल बाय डेल टी इज इक्वल टू 0 आ रहा है। यहाँ पर फ्लूइड की कोई भी प्रॉपर्टी रखिए, उसे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या आनी है, 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो यहाँ पे टर्म रख रहे हो आप, जो भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी रख रहे हो, मान लो यहाँ पर मैंने वेलोसिटी यू लिखी, ठीक है, तो डेल यू बाय डेल टी क्या आएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ है स्टडी फ्लो की, फ्लूइड की, वो टाइम पे चेंज, टाइम से चेंज नहीं हो रही हैं, वो इस पर डिपेंड ही नहीं कर रही हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट कहते हैं डिफरेंशिएशन 0 आता है। ठीक है, स्टडी समझ आता है। उसके बाद यहाँ टॉपिक आता है सक्शन इंजेक्शन। सक्शन और इंजेक्शन क्या होता है बताती हूँ। देखो यहाँ पर एक नया टॉपिक और है, पोरस वॉल। ठीक है, नया वर्ड है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हो सकता है नहीं पढ़ा हो। तो देखो 3 चीज़ें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले इस केस के अंदर यही टॉपिक है सिर्फ, प्लेन क्विटी फ्लो विद फ्लूइड इंजेक्शन एंड सक्शन थ्रो पोरस वॉल। इसके अलावा इस नाम से पूछ ली जाती है प्लेन क्विटी फ्लो विद ट्रांसपैरेशन कूलिंग। ठीक है, 2012 में, 13 में, 14 में, 16 में, 18 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में आई हुई डेरिवेशन है ये। क्लियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो इतनी बार पूछा गया हो तो बहुत ही इजी भी है, तो प्रैक्टिस इसकी ज़रूर करनी है। एग्ज़ाम में आ जाता है तो छोड़ के नहीं आना है, फ्री के नंबर हैं। ठीक है, अगर ये आ जाता है तो देखो पहले देख लेते हैं 3 डेफिनेशन। पोरस वॉल की देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए स्टूडेंट्स, पोरस वॉल क्या होती है, अ वॉल, वॉल को हम प्लेट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अ वॉल सच दैट it have finite holes distributed uniformly and interconnected each other through wall in which fluid can move through these holes, then wall is called porous wall।
एक ऐसी वॉल, एक ऐसी प्लेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ होल्स है, ठीक है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, मतलब एक पैटर्न से उसमें होल बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी बना हुआ है। जैसे मान लेते हैं ये आप लोगों की एक प्लेट है, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कुछ भी कहीं भी ऐसे होल्स बना दिए, नहीं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि कुछ इस तरह से है, एक पैटर्न वाइज है, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से आप लोगों के पास यहाँ पर होल्स हैं, एक ऐसी प्लेट और जिसमें कि जो ये होल है इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, एक दूसरे से, ऐसी होल से जब फ्लो मूव कर सकता हो इन होल्स से तो हम कहते हैं उस वॉल को पोरस वॉल, ठीक है, समझ आया। बात आती है सक्शन और इंजेक्शन की, तो इंजेक्शन क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। देखो, इफ द मोशन ऑफ द फ्लूइड थ्रू दिस पोरस वॉल, इस पोरस वॉल में हम लोग फ्लूइड का मोशन करा रहे हैं, ठीक है, सच दैट फ्लूइड फ्लो इन द फ्लो रीजन थ्रू द पोरस वॉल, देन द फ्लो इज नॉन एज इंजेक्शन। यानी कि जब फ्लो रीजन में, उस एरिया में, फ्लो रीजन में जब फ्लो हो रहा है आप लोगों का, तो हम लोग कहते हैं उसे इंजेक्शन, और जब फ्लो रीजन को छोड़ देता है फ्लूइड तो हम उसे कह देते हैं सक्शन। इफ द फ्लूइड लीव द फ्लो रीजन थ्रू द पोरस वॉल देन द फ्लो इज नॉन एज सक्शन, ठीक है, समझ आया। एग्जाम में आ जाता है तो लिख दीजिएगा क्या पोरस वॉल है, क्या इंजेक्शन है, क्या सक्शन, ठीक है। आते हैं अपने टॉपिक पे, तो क्या था, प्लेन क्यूटी फ्लो विद फ्लूइड इंजेक्शन एंड सक्शन थ्रू पोरस वॉल। तो देखो इसमें भी जैसा और सभी में हम करते हुए आ रहे हैं, प्लेट लेंगे उस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर पोरस प्लेट लेंगे, बट तो थ्योरी लिख लेते हैं पहले, उसके बाद पढ़ते हैं आगे। देखिए, लेट अस कंसीडर अ 2 डायमेंशनल स्टडी लैमिनार फ्लो। 2D की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोग NS इक्वेशन लिखते हैं वो हमें सिर्फ आज 2 ही लिखनी है, ठीक है। NS इक्वेशन अगर 3D की बात करते हैं तो नंबर्स में 3 होती हैं, यहाँ 2D की बात कर रहे हैं तो नंबर्स में कितनी होंगी, 2। तो देखो यहाँ पर U और V सिर्फ 2 कंपोनेंट की बात चलेगी। U और V का मतलब समझते हो ना, U का मतलब क्या होता है बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए स्टूडेंट्स, यू का मतलब क्या है। यू का मतलब है एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, वी का मतलब होता है वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ यू और वी की बात चल रही है। डब्लू जिसे कि जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट कहते हैं, इसकी बात नहीं चल रही है, क्योंकि बात चल रही है यहाँ 2D की, 2 डायमेंशनल की। स्टडी लैमिनार फ्लो है, इसका मतलब क्या हुआ, स्टडी का मतलब डेल बाय डेल टी जीरो ऑफ अ विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। स्टडी विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात चल रही है बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स, 2 पैरेलल प्लेट्स लिए आपने, उनके बीच में फ्लूइड जो आपके फ्लो चल रहा है, ठीक है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है। जहाँ पर कि जो 2 प्लेट लिए आप लोगों ने, उसमें से एक प्लेट स्टेशनरी है और एक मूव कर रही है, ठीक है। स्टेशनरी मतलब रेस्ट पोजीशन में है, तो देखो यही लिखा है, वन इज इन यूनिफॉर्म मोशन, एक तो मूव कर रही है, एंड अदर एट रेस्ट, दूसरी रेस्ट पर है, और जो रेस्ट पर है वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ चल रहा है इंजेक्शन। और जो आप लोगों की मूविंग प्लेट है, जो आप लोगों की मूविंग प्लेट है, ठीक है, वो क्या चल रहा है वहाँ चल रहा है सक्शन। ये चीज़ याद रखना है, एग्जाम में गलती नहीं करनी है। विद यूनिफॉर्म इंजेक्शन ऑफ द सेम फ्लूइड एट स्टेशनरी प्लेट, स्टेशनरी प्लेट पे बात चल रही है इंजेक्शन की, और सक्शन की बात चल रही है मूविंग प्लेट पर, एंड अ करस्पॉन्डिंग यूनिफॉर्म सक्शन एट द मूविंग प्लेट, ठीक है। तो डायग्राम बना लेते हैं इसका, किस तरह से बनेगा, देखो 2 प्लेट ले लेते हैं पैरेलल्स, एक प्लेट ये हो गई, सेकंड प्लेट हो गई ये, पैरेलल लेनी है, पैरेलल ले चुके हैं, ठीक है। ये हो गई 2 प्लेट, यहाँ पर एक्स डायरेक्शन, और ये हो गई इसके परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन, ठीक है। 2 प्लेट है, इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, तो उसे हम कह रहे हैं स्मॉल h, क्लियर। एक रेस्ट पोजीशन पर, एक मूव कर रही, तो मान लेते हैं ये वाली जो प्लेट है ये रेस्ट पोजीशन पर है, तो u बराबर 0, क्लियर। और ये वाली जो प्लेट है ये मूव कर रही है, u इज इक्वल टू कैपिटल
यू वेलोसिटी से। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने माना है v इज इक्वल टू वी नॉट, यहाँ भी v इज इक्वल टू वी नॉट, इस तरह से। ठीक है, फ्लो इस तरफ हो रहा है एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। ये हो गई आप लोगों के पास u y कॉमा वी नॉट। यू क्या है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ये फंक्शन किसका है, y और वी नॉट का। वी नॉट बताएंगे, अभी बताएंगे क्या होता है, एक बार डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, चले आगे। देखो इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी होती है। उसके बाद हम उन्हें कुछ कंडीशन लगा के रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ, हम यहाँ जितने भी वेरिएबल लेके चलेंगे फ्लूइड के, ठीक है, वेलोसिटी ले लो वेरिएबल, या फिर आप लोग कुछ और ले लो, मान लीजिए प्रेशर मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो, हम यहाँ पर जितने भी वेरिएबल हैं सभी लेके चल रहे हैं केवल y के फंक्शन। यहाँ पर भी u केवल y का फंक्शन है। ठीक है, स्पेस कोऑर्डिनेट का u y और v नॉट दोनों का है, बट स्पेस कोऑर्डिनेट यानी कि x y z की बात करें तो वहाँ पर केवल जितने भी वेरिएबल हम लोग लेके चल रहे हैं केवल y के ही फंक्शन होंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ना x है ना z है, केवल y है। ठीक है, तो देखो यही चीज़ मैं लिख रही हूँ, देखिए यही चीज़ लिखी है। इस केस में हम लोग जितने भी फ्लूइड के वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उन्हें केवल y का ही फंक्शन लेकर चल रहे हैं। जैसे कि वेलोसिटी ही आप लोगों ने देख लिया, केवल y का फंक्शन है। ठीक है, स्पेस कोऑर्डिनेट में। तो अब क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और इक्वेशन ऑफ मोशन। तो द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज क्या हो जाएगी, 2D की बात चल रही है तो यहाँ पर y और x दो कंपोनेंट की बात करेंगे, u और v की। ठीक है, y और x के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होते हैं, v और u। ये x के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कंपोनेंट और ये y के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कंपोनेंट। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या हो जाएगी, कौन से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात चल रही है, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी कि r थीटा z की बात नहीं चल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की थोड़ी सी टिपिकल पड़ती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो बहुत ईजी है याद करना, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होगी नंबर्स में, 2D की बात चल रही है। ठीक है, दो होंगी, एक u के लिए एक v के लिए। तो पहला x कंपोनेंट क्या आ जाएगा u के लिए, तो du बाय डी टी इज इक्व टू एफ एक्स माइनस 1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल एक्स प्लस न्यू डेल स्क्वायर यू। और फिर y कंपोनेंट क्या आ जाएगा, बहुत ईजी है, जहाँ पे u लिखा है जहाँ x लिखा है वहाँ पर v और y कर दो। तो डी वी अपॉन डी टी इज इक्व टू एफ एक्स की जगह एफ वाई माइनस 1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल वाई प्लस न्यू डेल स्क्वायर v। ये न्यू क्या होता है, म्यू अपॉन रो। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो क्या है, डेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर ये डी बाय डी टी क्या होता है, मटेरियल डेरिवेटिव, उसका वैल्यू क्या होती है, तो डी बाय डी टी इज इक्व टू होता है डेल बाय डेल टी प्लस यू डेल बाय डेल एक्स प्लस वी डेल अपॉन डेल वाई। यहाँ पे डब्लू डेल अपॉन डेल जेड भी आता है, बट 2D की बात चल रही है तो उसे नहीं लिखेंगे। डेल स्क्वायर और है, ये क्या होता है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। यहाँ पर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर और होता है, बट 2D की बात चल रही है तो जेड कंपोनेंट, सॉरी ये तो सिलेंड्रिकल हो गया एक्स वाई जेड। ठीक है, 2D की बात चल रही है तो हमें जेड कंपोनेंट को तो लेना ही नहीं है, सिर्फ एक्स और वाई के लिए चीज़ें लिखनी है। क्लियर, चले आगे। तो देखो स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी टुगेदर विद द इक्वेशन ऑफ मोशन इन द स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, सॉरी स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस इज। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं
कंडीशन लगा रहे हैं एब्सेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस हमने अभी तक जितने भी फोर्स पढ़े हैं फ्लूइड फ्लो वहाँ सभी में एब्सेंट लेके चल रहे हैं ना। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है, एफ एक्स और एफ आई है ना, एफ एक्स और एफ आई। ये एब्सेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स और एफ आई क्या लेने हैं हमें, जीरो। ठीक है, देखो किस तरह से हो जाएगी। यहाँ शायद मैं प्रेशर के बारे में बताना भूल गई स्टूडेंट्स। यहाँ हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट फंक्शन लेके चल रहे हैं ना। तो आपने ये यहाँ लिखा था ना कि सभी वेरिएबल केवल y के फंक्शन है, यहाँ पे लिख लीजिए एंड प्रेशर इज कांस्टेंट फंक्शन, एंड प्रेशर इज कांस्टेंट फंक्शन। प्रेशर को हम लोग यहाँ कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू जीरो आएगी। तो कंडीशंस आप लोगों के सामने हैं, लगाइए और मुझे बताइए किस तरह से रिड्यूस होती है। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम देखें तो इसमें देखो मैंने यहाँ कहा था जितने भी वेरिएबल हैं केवल y के फंक्शन है। यहाँ भी लिखा हुआ है u है, केवल y का फंक्शन है। ठीक है, v नॉट तो कोई भी कांस्टेंट वेलोसिटी है, v नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो यहाँ पर एक बार बताओ मुझे, जब u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू जीरो नहीं आएगी क्या। जब u x का फंक्शन ही नहीं है, केवल y का है, तो इसकी वैल्यू तो जीरो आनी है। 2x का अगर y के रेस्पेक्ट में मैं कहूँ डिफरेंशिएट कीजिए तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। क्यों, इसमें y है नहीं, ये एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो यहाँ पर यही तो है, यहाँ पर ये u है, इसमें x है ही नहीं, तो डिफरेंशिएशन जीरो ही आना है। तो बस ये जीरो हो जाता है, यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल v अपॉन डेल y इज इक्वल टू जीरो। क्लियर, फर्स्ट इक्वेशन तो रिड्यूस हो गई कुछ इस तरह से। बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो सेकंड इक्वेशन, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दीजिए है ना, इसे डाल दीजिए थर्ड। तो इक्वेशन सेकंड में है पहले डी बाई डी टी। तो डी बाई डी टी ये रहा, इसको देख लेते हैं। बात चल रही है स्टडी की, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टडी की बात चल रही है, डेल बाय डेल टी जीरो है, तो ये वाली टर्म तो आएगी नहीं। आगे चलते हैं, यू डेल अपॉन डेल एक्स। मैंने यहाँ पर अभी अभी कहा कि जितने भी वेरिएबल हैं सभी y के फंक्शन है। तो यानी कि किसी को भी अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू ज़ीरो आनी है। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल में x है ही नहीं, तो यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। यहाँ पर जब आप u रखेंगे, यहाँ पर डी यू बाय डी टी निकाल रहे हो ना, डी यू बाय डी टी चाहिए तो लो u u u u, यही होगा। डेल बाय डेल टी ज़ीरो है क्योंकि स्टडी की बात चल रही है। अपनी नोटबुक में लिख लीजिए कर, जो भी कंडीशन स्टूडेंट्स एक जगह लिख लिया करो जब इक्वेशन रिड्यूस करो। ठीक है, अगर भूल जाते हो तो लिख लिया करो। तो ये टर्म हट जाएगी, सभी वेरिएबल y के फंक्शन है, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर वैल्यू जीरो आएगी, तो ये वैल्यू हट जाएगी। बची क्या, सिर्फ ये। तो डी यू बाई डी टी की जगह ये लिख दूँ मैं, तो क्या आ जाएगा, v डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, ये जीरो हो जाती है। p कांस्टेंट फंक्शन है, डिफरेंशिएशन ये जीरो हो जाता है, प्लस न्यू डेल स्क्वायर u चाहिए, डेल स्क्वायर u क्या आ गया, न्यू डेल स्क्वायर u। जब निकालना चाहा तो जब डेल यू बाय डेल एक्स ही हम लोग जीरो लेके चल रहे हैं, तो डबल डिफरेंशिएशन तो वैसे ही जीरो हो जाना है, सिर्फ ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड इस तरह से रिड्यूस हो जाती है। बात कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन की। तो थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, डी वी बाय डी टी। तो यहाँ पर u की जगह सिर्फ v लिखना है हमें, तो कुछ v कर दो, यहाँ पर ज़्यादा चेंज नहीं करना है। डेल ए बाय डेल टी ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो हो जाती है टर्म। यहाँ से क्या है, u डेल v अपॉन डेल एक्स। तो डेल बाय डेल एक्स तो जीरो लेके चल रहे हैं हम, एक तरह से ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि कोई भी वेरिएबल है x का फंक्शन है ही नहीं, सब y के हैं। तो इसका मतलब जब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू जीरो आएगी, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म आ जाएगी v डेल v अपॉन डेल y। ठीक है, v डेल v अपॉन डेल y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोगों के सामने, डी वी बाई डी टी तो हो गया, एफ वाई जीरो है, p कांस्टेंट फंक्शन है, डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, प्लस न्यू डेल स्क्वायर v। तो u की जगह v कर देना है।
देखो डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जब डेल वी अपॉन डेल एक्स ही जीरो है तो डबल डिफ्रेंशिएशन तो जीरो होना ही है, ये टर्म हट जाएगी, बची क्या ये डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रही है न्यू से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो न्यू डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर थर्ड इस तरह से रिड्यूस हो जाती है। क्लियर। डेल वी अपॉन डेल वाई जीरो है, अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ यूज़ करूँ तो ये जीरो, अब सिंगल डेरिवेशन जीरो है तो डबल डेरिवेशन भी जीरो आएगा, तो ये तो आप लोगों के पास जीरो बराबर जीरो होल्ड हो जाती है यहाँ से, ठीक है। तो बची सिर्फ ये दो इक्वेशन, तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। यहाँ से तो ये चीज़ समझ आती है कि जो v है वो y का भी फंक्शन नहीं है। क्यों, अगर ये y का फंक्शन होता तो यहाँ से इसको जब डिफ्रेंशिएट करते y के रिस्पेक्ट में v को तो वैल्यू ज़ीरो नहीं आती। इसका मतलब क्या हुआ, जो v है y के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, पूरे डेरिवेशन में हम यूज़ करेंगे इस इक्वेशन को, इसे इक्वेशन नंबर डाल दीजिए फोर्थ। क्लियर। तो जब इक्वेशन आ गई है तो बाउंड्री कंडीशन भी चाहिए, तो हम बाउंड्री कंडीशन लेके चल रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर द बाउंड्री कंडीशंस आर किसके लिए, फॉर इक्वेशन नंबर फोर्थ, ठीक है। इस तरह से लिख लीजिए, द बाउंड्री कंडीशन फॉर इक्वेशन फोर्थ इज, किस तरह से है तो देखो डायग्राम से ही बाउंड्री कंडीशन लिख रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। यहाँ मुझे बताओ इस वाली प्लेट पे y कितना है, y एक्स एक्सिस पे कितना है जीरो, और यहाँ पर y कितना है, ये डिस्टेंस h है, इसका मतलब यहाँ y h है, तो y बराबर जीरो और y बराबर h के लिए बात चल रही है। तो y बराबर जब जीरो है यहाँ पर तो u की वैल्यू जीरो है और v कितना है v नोट, u जीरो है, v कितना है v नोट, और जब y बराबर h है तो u इज इक्वल टू कैपिटल U और v बराबर v नोट। ये आ गई सिंपल बाउंड्री कंडीशंस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर बहुत सिंपल है, ठीक है। तो देखो आगे चलते हुए यहाँ पर पहले मैं ये चीज़ अब क्लियर कर दूँ, वी नोट क्या है, एच क्या है। तो देखो एच है यहाँ दोनों प्लेटों के बीच में डिस्टेंस, देखो एच हो गई डिस्टेंस दोनों प्लेटों के बीच में, यू वेलोसिटी हो गई अपर प्लेट की, डायग्राम में देख सकते हो सब चीज़ें, ऊपर वाली प्लेट की हम लोगों ने वेलोसिटी मानी है कैपिटल यू, ठीक है। वी नोट क्या है, तो वी नोट इज द यूनिफॉर्म इंजेक्शन एंड सक्शन वेलोसिटी। बताया था ना आप लोगों ने कि लोअर प्लेट और अपर प्लेट, यानी कि ये वाली प्लेट कौन सी हो गई, रेस्ट पोजीशन वाली, और ये कौन सी है जो मूव कर रही है, मूविंग प्लेट, ठीक है। तो जो भी वी नोट लिख रहे थे ना, ये यूनिफॉर्म इंजेक्शन और सक्शन की वेलोसिटी थी लोअर प्लेट और अपर प्लेट पे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखना, इंजेक्शन कहाँ हो रहा है, लोअर प्लेट पे, उल्टा नहीं लिख देना है, सक्शन कहाँ हो रहा है, अपर प्लेट पे। यही स्टार्टिंग में बताया था, जो ये नीचे वाली प्लेट है यहाँ क्या हो रहा है, बताया था ना, रेस्ट पोजीशन में जो प्लेट है वहाँ क्या चल रहा है, इंजेक्शन, और जो अपर प्लेट है वहाँ क्या चल रहा है, सक्शन, इसीलिए इस तरह से लिखा है, एट लोअर प्लेट एंड अपर प्लेट रेस्पेक्टिवली। समझ आया। तो देखो आगे चलते हैं, देखो अपनी इक्वेशंस पे ही आते हैं दोबारा। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, ये दो इक्वेशन थी, है ना। यहाँ मैंने अभी आपको क्या बताया, डेल वी अपॉन डेल वाई जीरो है, इसका मतलब वी क्या है, कांस्टेंट है, जब तो डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है तो ये क्या इम्प्लाई कर रही है कि वी कांस्टेंट है, ठीक है। और इस कांस्टेंट को मैं मान रही हूँ वी नॉट। मैंने बताया था ना वी नॉट कोई भी कांस्टेंट है, डेरिवेशन जब हम लोग कर रहे थे, स्टार्ट करा था, जब डायग्राम बनाया था, मैंने आप लोगों से कहा था कि u केवल y का फंक्शन है, v नोट तो कोई भी कांस्टेंट है वेलोसिटी, ठीक है। तो ये कहाँ से आता है, यहाँ से, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था v नोट के बारे में। v यहाँ से समझ आया, कांस्टेंट है, जब तो डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है तो उस कांस्टेंट को मैं शो कर रही हूँ v नोट से। क्लियर। देखो अब बात कर लेते हैं इस इक्वेशन की। तो ये इक्वेशन अब क्या टोटल डेरिवेशन में चेंज नहीं हो सकती, यहाँ तुमने कहा ना वी नॉट कोई भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर यू फंक्शन किसका था,
वाई और वी नोट केवल इनका ही था, तो मैंने कहा था वी नोट तो कोई भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब केवल वाई का ही फंक्शन है। यहाँ भी लिखा हुआ है जब यू केवल वाई का ही फंक्शन है तो यहाँ पर पार्शियल डेरिवेशन क्या काम कर रहा है। पार्शियल डेरिवेटिव जब हम यूज़ करते हैं जब कोई भी फंक्शन दो वेरिएबल का हो, जैसे एफ कोई भी फंक्शन है एक्स और वाई दो वेरिएबल का है, ठीक है, जब हम पार्शियल डेरिवेशन यूज़ करते हैं। जब सिंगल केवल एफ एक्स का ही फंक्शन है तो सिंगल डेरिवेशन की ज़रूरत ही क्या है, डी एफ बाई डी एक्स, टोटल डेरिवेशन से ही काम हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, टोटल डेरिवेशन से ही काम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर पार्शियल डेरिवेशन को हम हटा के लिख सकते हैं टोटल डेरिवेशन। तो क्या आ जाएगा आप लोगों के सामने, पार्शियल को हटा के टोटल कर रही हूँ तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी आप लोगों के सामने, देखो डी यू बाई डी वी सॉरी डी यू बाई डी वाई इज इक्वल्स टू न्यू डी टू यू अपॉन डी वाई स्क्वायर। ठीक है, और कुछ भी था क्या देख लेते हैं। वी और है तो वी को हम लोगों ने क्या कहा है, वी नोट, वैल्यू रख दो, वी इज इक्वल टू वी नोट, तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। ये इक्वेशन नंबर शायद फिफ्थ है, फोर्थ, इक्वेशन नंबर फोर्थ इस तरह से रिड्यूस होके यहाँ पर पहुँच जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। डी यू बाई डी वाई इज इक्वल टू न्यू वी नोट को डिवाइड में भेज दिया, डी टू यू अपॉन डी वाई स्क्वायर, इसमें इसको डिवाइड में भेज रही हूँ तो डी टू यू अपॉन डी वाई स्क्वायर अपॉन इसको डिवाइड में भेजा डी यू बाई डी वाई इज इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, जब इसको इधर डिवाइड में भेजा है तो इसको इधर भेज दो तो वी नोट अपॉन न्यू। ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेशन करें तो एक चीज़ देखो मैंने आपको कल भी बताई थी, एक एग्जाम्पल ले लो कोई भी उससे समझना। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, ऐसा करिए एक्स क्यूब का ले लेते हैं। ठीक है, मैं आपसे कह रही हूँ 3x² अपॉन एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करिए। अब ऐसा मत करना एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया क्या होता है 1/x, 1/x का log x होता है तो 3 log x आ गया आंसर। नहीं, जो चीज़ समझाना चाह रही हूँ वो समझना। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो एक चीज़ यहाँ पर हम लोग ऐसा करना चाह रहे हैं कि एक्स क्यूब को मैं टी मान लेती हूँ, एक्स क्यूब को टी माना, डिफ्रेंशिएशन करो तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x², फिर एक्स का करोगे dx हो गया इज इक्वल टू टी का हो गया dt, 3x² dx, इसकी जगह क्या आ गया dt, एक्स क्यूब की जगह t आ गया dt अपॉन टी। इसका सभी को पता है 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, log t की वैल्यू रख देती हूँ एक्स क्यूब आ गई। हमें पता है लॉग की प्रॉपर्टी जो पावर में होती है वो लॉग के आगे आ जाती है, तो लॉग एक्स क्यूब है, क्यूब 3 पावर में है तो उसे आगे लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा 3 log x। ये इसका इंटीग्रेशन आ गया, यही x² से कैंसिल आउट करके करोगे तो यही आ जाएगा। बट यहाँ मैं समझाना क्या चाह रही हूँ, जब जो टर्म नीचे लिखी है अगर उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखा है, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x² होगा, जो फंक्शन नीचे लिखा है और उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखा है तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आ जाता है, इसको मत देखना, ये भी तो इसी के इक्वल है, इसको देखना। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आता है, लॉग लिखो और जो नीचे टर्म लिखी है उसे लिख दो एक्स क्यूब को, इसका डेरिवेशन ही तो ऊपर लिखा है, डी यू बाई डी वाई को डेरिवेशन करोगे जब भी तो डबल डेरिवेटर हुआ है। इसको मैं कह रही हूँ इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई बोथ साइड, दोनों तरफ हम वाई के रिस्पेक्ट में क्या करना चाह रहे हैं इंटीग्रेशन। तो इसका डेरिवेशन ऊपर लिखा है तो यहाँ से हमें क्या समझ आता है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग लिखो और जो नीचे टर्म लिखी होती है वो लिख देते हैं, वो नीचे टर्म लिखिए डी यू बाई डी वाई। समझ आ गया, इससे और कोई और आसान तरीका नहीं है स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश कीजिए। वी नोट अपॉन न्यू ये तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन करोगे तो वाई आ जाएगा, है ना, ये तो कांस्टेंट बाहर आ गया, प्लस इंटीग्रेशन कर रहा है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ऐड करना पड़ेगा, वो मैं कर देती हूँ log c1, यहाँ भी log है तो यहाँ log वाला ही कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। एक प्रॉपर्टी पता है, देखो log डी यू अपॉन डी वाई माइनस
इसको इधर ले आए, log C1 V नॉट अपॉन न्यू है। log m माइनस log n क्या होता है? log m अपॉन n। तो ये क्या आ जाएगा? log du अपॉन dy अपॉन C1। ये होती है log की प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ से एक्सपोनेंशियल पावर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो du अपॉन dy अपॉन में C1 इज इक्व टू ये इधर e की पावर V नॉट y अपॉन में न्यू। ठीक है, C1 को और इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया, तो du अपॉन डी वाई इज इक्व टू क्या आ गया? C1 e की पावर V नॉट y अपॉन न्यू। अभी तो ये du बाई डी वाई आया है, तो एक बार और इंटीग्रेशन कर देते हैं। अगेन इंटीग्रेट y विद रेस्पेक्ट टू y, है ना, डिफ्रेंशिएशन है, इंटीग्रेशन करोगे तो u बच जाएगा इज इक्व टू C1 e की पावर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, e की पावर इसका e की पावर x का e की पावर x से होता है इंटीग्रेशन, तो सेम आ जाएगा e की पावर V नॉट y अपॉन न्यू। y के मल्टीप्लाई में जो भी है उसको भेज देते हैं डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में क्या है? V नॉट अपॉन न्यू, तो ये आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, और इसको ऊपर लाना चाहें तो कैसा आएगा? न्यू अपॉन V नॉट, तो C1 न्यू अपॉन V नॉट और पावर में क्या है? अपॉन न्यू। ये इज इक्व टू किसके है? u के, है ना। ये आ गई u की वैल्यू, जहाँ C1 क्या चल रहा है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, एक बार और इंटीग्रेट करा है तो सेकंड कांस्टेंट इंटीग्रेशन भी तो आएगा, तो वो ले लिया मैंने C2, तो यहाँ पर ऐड कर लीजिए प्लस में C2। ठीक है, तो C1 और C2 क्या हो गए? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इंटीग्रेशन, जिनकी कि हमें वैल्यू निकालनी होगी। तो वैल्यू निकालें, कैसे निकालेंगे? अरे क्या दिक्कत है? बाउंड्री कंडीशन नहीं थी, उनका यूज़ करके निकालेंगे। तो लिख दीजिए, here C1 and C2 are arbitrary कोई भी कांस्टेंट है जिनकी की वैल्यू हमें निकालनी है, टू बी डिटरमाइंड बाय बाउंड्री कंडीशंस। तो बाउंड्री कंडीशन लगाइए, क्या थी बाउंड्री कंडीशन? y बराबर 0 पे u 0 है और v नॉट ही है, और सेकंड कंडीशन ये। ठीक है, तो देखो कैसे यूज़ करते हैं, पहले फर्स्ट वाली यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो बाय फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या आ जाएगा? y की जगह क्या लेना है? 0, u की जगह 0, यही तो थी ना, y 0 u 0 और v बराबर v नॉट। तो यूज़ करो, क्या आ जाएगा? u 0 है इज इक्व टू C1 न्यू अपॉन v नॉट, e की पावर y की जगह 0 लिखना है, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा e की पावर 0 प्लस में क्या है? C2। आप लोगों को पता है e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से आ गया C1 न्यू अपॉन V नॉट प्लस C2 इज इक्व टू 0। ठीक है, सेकंड बाउंड्री कंडीशन, y बराबर h पर u इज इक्व टू कैपिटल U और v बराबर V नॉट। अच्छा है, यहाँ पर हमने नहीं, सही है, मुझे ऐसा लगा शायद इसका यूज़ नहीं करा, इसकी ज़रूरत ही नहीं है ना, कहीं v है ही नहीं। देखो सेकंड यूज़ करते हैं कंडीशन, क्या आ जाएगा? u की जगह कैपिटल U इज इक्व टू C1 न्यू अपॉन V नॉट, e की पावर y की जगह क्या लिख दोगे? h, e की पावर V नॉट h अपॉन न्यू प्लस में क्या है? C2। ठीक है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को देखूं, C1 और C2 की वैल्यू निकालनी और कुछ नहीं इन दोनों इक्वेशन से, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को देखूं तो मैं सोच रही हूँ इसमें से इसको माइनस कर देती हूँ, C2 कैंसिल हो जाएगा और C1 की वैल्यू आ जाएगी। कर देते हैं ऐसा। ठीक है, तो माइनस कर दीजिए। इक्वेशन नंबर देख लीजिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के हिसाब से कौन सी आ रही है, शायद 6th और 7th आएगी, तो 7th में से देख लीजिएगा जो भी आ रही हो। 6th को अगर माइनस करा, C2 में से C2 गया, कट गया, यहाँ u माइनस 0 u आ जाएगा, और इस वाले में से इस वाले टर्म को माइनस करा, C1 कॉमन ले लेंगे, C1 न्यू अपॉन V नॉट पूरा ही कॉमन आ रहा है, तो इसमें से 7th में से 8th को 6th को माइनस कर रहे हो, तो e
वी नॉट एच अपॉन न्यू माइनस, ये कॉमन चला गया, बचेगा क्या 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। C1 की वैल्यू निकाल लो जल्दी से, इसको पूरे को डिवाइड में भेजकर। तो C1 इज इक्वल टू यू अपॉन न्यू वी नॉट और ई की पावर वी नॉट एच अपॉन न्यू -1। यह आ जाती है C1 की वैल्यू। बची C2 की वैल्यू। अब तो C2 की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, किसी भी इक्वेशन से निकाल लीजिए। इससे निकाल लें तो फ्रॉम 6th इक्वेशन C2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ। अरे इसको इधर भेज दो, तो -C1 न्यू अपॉन वी नॉट। ठीक है, C1 की वैल्यू रखी माइनस न्यू अपॉन वी नॉट, तो बाहर C1 की वैल्यू रखी वो है U अपॉन न्यू वी नॉट ई की पावर वी नॉट एच अपॉन न्यू -1। ठीक है, न्यू से न्यू गया, वी नॉट से वी नॉट गया। अरे इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या आएगा, वी नॉट अपॉन न्यू। ठीक है, तो फिर काट लेना, कैसे भी कर लो। ये चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों ने कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, डिस्कस पेपर बहुत लेंथी आता है। ये मैं इतने स्टेप कर रही हूँ, आप लोग स्किप करके जितना शॉर्ट हो सके उतना कीजिएगा। पहले ही बताया मैंने आपको, डिस्कस पेपर बहुत लेंथी आता है। यदि हर चीज़ लिखना चाहोगे कैलकुलेशन में, पेपर छूट जाएगा, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। C1 और C2 दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी है, रख देते हैं अपने सॉल्यूशन में। तो क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, देखो U इज इक्वल टू आ जाएगा, आप लोग देखिए अपने नोट्स में। सो U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, U C1 की वैल्यू रख रहे हैं ना, तो U न्यू वी नॉट ई की पावर वी नॉट एच अपॉन न्यू -1। ठीक है, C1 के मल्टीप्लाई में क्या था, न्यू अपॉन वी नॉट ई की पावर वी नॉट वाई अपॉन, शायद न्यू था, है ना, चेक कर लीजिए। हाँ C1 फिर मल्टीप्लाई में ये पूरी टर्म। ठीक है, प्लस C2 है, प्लस C2 इसकी वैल्यू ये रही -U अपॉन ई की पावर वी नॉट एच अपॉन न्यू -1। ठीक है, ये आ जाता है U। थोड़ा सा सॉल्व करा मैंने, तो न्यू से न्यू कैंसिल आउट होता दिखाई दे रहा है। इसको ऊपर लेके जाओगे तो वी नॉट अपॉन न्यू आएगा, न्यू से न्यू गया, वी नॉट से वी नॉट गया, तो U इज इक्वल टू क्या आ जाता है। देखो ये पूरी टर्म कॉमन नहीं आ रही है क्या, आ रही है, तो ले लीजिए U अपॉन वी नॉट एच अपॉन न्यू -1 मैंने ले लिया कॉमन। यहाँ क्या बचा, ये टर्म ई की पावर वी नॉट वाई अपॉन न्यू। यहाँ क्या बचा, ये पूरी टर्म तो कॉमन चली गई, सिर्फ -1 बचा। क्लियर। अगर मैं नॉन डायमेंशनल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाहती हूँ तो इस कैपिटल U को भी इसके डिवाइड में भेज दो, लिख दीजिए सो हैंस, या फिर सो नॉन डायमेंशनल क्यों स्टूडेंट्स, ये पहले ही बताया ना, नॉन डायमेंशनल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज स्मॉल u अपॉन कैपिटल U। ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाती है, तो बची क्या डायमेंशन, कहीं नहीं, इसलिए हम कह रहे हैं नॉन डायमेंशनल। ठीक है, क्या आ जाएगा, इसको तो डिवाइड में भेज दिया, तो ये अपॉन ये, तो ई की पावर वी नॉट वाई अपॉन न्यू -1 अपॉन, यहाँ पर स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ y है, यहाँ h है। एग्जाम में हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, फिर सोचते हैं आंसर क्यों नहीं आ रहा, तो आंसर इसलिए नहीं आता है, ये y और h को हम भूल जाते हैं, ये सेम सेम दिख रहा है, बस छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कुछ बहुत बड़ा बड़ा सा दिख रहा है, तो मैं एक नया इंट्रोड्यूस करा रही हूँ नीटा, तो लिख लीजिए इंट्रोड्यूसिंग नीटा, इंट्रोड्यूसिंग एक नीटा इंट्रोड्यूस कराया, किस तरह से, y अपॉन एच। ठीक है, और एक मैंने लैम्डा माना है वी नॉट एच अपॉन न्यू, इसे हम लोग कहते हैं इंजेक्शन पैरामीटर्स। ठीक है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इंजेक्शन पैरामीटर्स। तो लिख लीजिए ब्रैकेट में, इन्हें हम लोग कहते हैं इंजेक्शन पैरामीटर्स। ठीक, देखो अगर हम इनका यूज़ करें तो किस तरह से रिड्यूस होगी ये, सो U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
यू अपॉन कैपिटल यू इज इक्वल टू, देखो नीटा की जगह क्या है वाई अपॉन एच, ठीक है। अगर मैं यहाँ से वाई निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा नीटा इंटू एच, और फिर नीटा इंटू एच वाई की जगह। फिर यहाँ पर देखो इसे जब नीटा इंटू एच आएगा तो वी नॉट एच और न्यू ये क्या बना देंगे लैम्डा। तो यहाँ नीटा तो पहले से था तो क्या आ जाएगा लैम्डा इंटू नीटा। समझ आया? अरे आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देखो, नीटा इंटू लैम्डा कितना आ रहा है। तो नीटा की वैल्यू रखी वाई अपॉन एच, लैम्डा की वैल्यू रखी ये मल्टीप्लाई वी नॉट एच अपॉन न्यू। तो यहाँ से एच कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया वाई वी नॉट अपॉन न्यू, वाई वी नॉट अपॉन न्यू। यही नहीं लिखा है कि यहाँ पर वाई वी नॉट अपॉन न्यू, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो नीटा लैम्डा, ठीक है। अगर नीचे वाले को देखें तो ये तो सीधा ही लैम्डा है, वी नॉट एच अपॉन न्यू, ठीक है। समझ आ गया? तो लिख सकती हूँ ई की पावर लैम्डा नीटा -1 अपॉन ई की पावर लैम्डा -1, ठीक है। तो ये आ जाती है आप लोगों के पास डायमेंशन लेस वेलोसिटी इन दिस केस, ठीक है। लिख लीजिए इट इज वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, it is velocity distribution in the dimensionless form। एक चीज़ और स्टूडेंट्स यहाँ पर इन द डायमेंशनलेस फॉर्म, ठीक है। डायमेंशनलेस फॉर्म में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, डायमेंशन है ही नहीं यहाँ पर। एक चीज़ और स्टूडेंट्स, जैसे जैसे यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज होती है जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज करोगे ये जो वेलोसिटी है ये डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। और आप लोग यहाँ से देख सकते हो यू अपॉन कैपिटल यू इज इक्वल टू ई की पावर लैम्डा नीटा -1 अपॉन ई की पावर लैम्डा -1 है। जब इसका डायग्राम देखते हैं तो वो स्टूडेंट्स वहाँ पर देखा जाता है कि वेलोसिटी है वो लीनियर रहती है जब इसका डायग्राम बनाया जाता है, ठीक है। हमारे सिलेबस में नहीं है आप लोग बट लिख लीजिएगा कि द वेलोसिटी सीजेस CEASES, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रहता है, मतलब द वेलोसिटी सीजेस टू बी लीनियर, ठीक है। वेलोसिटी है जो लीनियर रहती है एंड इट इज डिक्रीज विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा। ऐसे जैसे लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है जो ये वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जाती है, और जो इसका ग्राफ देखा जाता है तो वहाँ देखा जाता है जो वेलोसिटी है लीनियर रहती है, ठीक है। सीरीज का मतलब लीनियर। समझ आ गया? तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा पूरे डेरिवेशन में बिल्कुल भी हार्ड टॉपिक नहीं है, ये बहुत इजी है, एग्ज़ाम में आ जाता है तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, करके जाइएगा इस टॉपिक को, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट्स कई बार पूछ लिया जाता है कि स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो क्या होता है, तो आप लोग देख लीजिए डेफिनेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी। देखो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो क्या होता है, पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। तो अ फ्लो इन विच द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम इज कॉल्ड स्टडी फ्लो। यही हम लोग यूज़ करते हैं, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज जब टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहती है तो उसे हम कहते हैं स्टडी फ्लो। हम लेते हैं ना डेल बाय डेल टी इज इक्वल टू 0, इसीलिए तो लेते हैं। अनस्टडी फ्लो जिसमें कि फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज़ है टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट ना रह के वेरी करती रहे यानी चेंज होती रहे, उसे हम कहते हैं अनस्टडी फ्लो। ऐसे भी कह सकते हो अ फ्लो इन विच क्वांटिटी ऑफ लिक्विड यानी कि क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो ऐसा फ्लो क्या कहलाता है, अनस्टडी फ्लो, ठीक है। क्लियर, समझ आया? तो स्टूडेंट्स यदि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में प्लीज़, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए जिससे कि आने वाले सभी लेक्चर्स के बारे में आपको पता लगता रहे। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग
ड्राइव करेंगे इक्वेशन ऑफ एनर्जी, इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ड्राइव कर चुके हैं। कल हम लोग ड्राइव करेंगे इक्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो आप लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।